बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 रोज़ पहले 2 जनवरी 2024 को जापान एयरलाइंस का जहाज़ एयरबस 350-900 टोक्यो हिनीडा एयरपोर्ट जापान में रात के वक्त लैंड करने के फ़ौरन बाद रनवे पर मौजूद -8 हवाई जहाज़ से टकरा गया। दोनों हवाई जहाज़ों में आग लग गई और वो जलकर तबाह हो गए। जापान एयरलाइंस के इस एयरबस 350 हवाई जहाज़ पर 367 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। हादसे में दूसरा हवाई जहाज़ जैपनीज़ कोस्ट गार्ड का -8 था, जिस पर 6 अफराद सवार थे। ये हवाई जहाज़ जापान में किसी जगह ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमरजेंसी इक्विपमेंट लेकर जा रहा था। हादसे में इस हवाई जहाज़ पर सवार 6 अफराद में से 5 अफराद हलाक हो गए। जापान एयरलाइंस की एयरबस 350 में सवार तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत स्लाइड्स के ज़रिए उतार लिया गया। ये एक मोजज़े से कम नहीं था। -8 से टकराने के बाद इस एयरबस 350 में आग लग गई। ये जहाज़ तकरीबन 5500 फुट का फासला तय करने के बाद रनवे के दाएं किनारे के करीब रुक गया। इस जहाज़ पर मौजूद अमले के अरकान ने ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए मुसाफिरों को उस वक्त कंट्रोल किए रखा जब हवाई जहाज़ में धुआं भर चुका था और जहाज़ की खिड़कियों से बाहर रात की तारीकी में भड़कती हुई आग देखी जा सकती थी। मैंने अपने चैनल पर क्रैश की बहुत सी वीडियोस की हैं जिसमें हंगामी हालत में मुसाफिरों को हवाई जहाज़ से निकलते दिखाया है, लेकिन ये पहला मौका है जब केबिन क्रू ने मुसाफिरों को इतना अच्छा हैंडल किया कि वो बैठे रहे और पैनिक नहीं हुए। एयर होस्टेसेस उन्हें इंतहाई महारत के साथ हैंडल करती रहीं और बताती रहीं कि हंगामी हालत में खोले गई स्लाइड्स पर रश न लगाएं, जंप करें और स्लाइड करें, अपने सामान को जहाज़ में ही छोड़ दें। वो इतनी पावरफुल तरीके से ये हिदायत दे रही थीं कि मुसाफिरों ने भी ताउन किया और खड़े नहीं हुए, वरना कई ऐसी सूरत हाल में मुसाफिर अपना सामान निकालने लग जाते हैं जिससे सबके लिए ख़तरात पैदा होते हैं और वो क्रिटिकल टाइम जिसमें जहाज़ से निकलना होता है वो ज़ाया हो जाता है। जहाज़ की दाएं तरफ के हंगामी दरवाजे और स्लाइड्स नहीं खोली गई क्योंकि उधर आग लग चुकी थी। अगर ये दरवाजे भी खोल दिए जाते तो शायद पूरे हवाई जहाज़ में फ़ौरन आग फैल जाती। इस एयरबस 350 हवाई जहाज़ में तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए इतने हंगामी हालात में निकलने के रास्ते बनाए जाते हैं कि ये तमाम काम सिर्फ 90 सेकंड में पूरा हो जाए। और किसी भी हवाई जहाज़ को ऑपरेशन में आने से पहले और सर्टिफिकेशन के वक्त ये काम करके दिखाना होता है कि अगर इसमें आग लग जाए या ये पानी के ऊपर गिर जाए तो 90 सेकंड के अंदर इस जहाज़ में बैठे हुए तमाम लोगों को हवाई जहाज़ से बाहर निकाला जा सकता है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन देनी होती है, तभी इस जहाज़ की सर्टिफिकेशन होती है। ताहम आज आग की वजह से पूरे दरवाजे ना खोले जा सके और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये काम 17 मिनट से ज़्यादा वक्त में मुकम्मल हुआ। ये एक मौजज़ा था। इतनी देर में तो पूरा हवाई जहाज़ पिघल कर ज़मीन बोस हो चुका होता है। यहाँ पर मैं टोक्यो एयरपोर्ट के फायर डिपार्टमेंट की तारीफ़ करूँगा कि 75 फायर ट्रक्स के साथ उन्होंने इस हवाई जहाज़ पर लगी हुई आग को फैलने से इतनी देर रोके रखा कि लोग 90 सेकंड के बजाय 17 मिनट में जहाज़ से उतर गए। हैरत अंगेज़। इसके बाद ये हवाई जहाज़ जल कर राख हो गया। दूसरी तरफ -8 भी जल चुका था। अभी तक की इतलात के मुताबिक इस हवाई जहाज़ से बचने वाला वाहिद शख्स शायद पायलट ही था जिसने छलांग लगाकर जान बचाई, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हालत में है। किसी भी मुल्क में इस तरह के होने वाले हादसात का बहुत बुरा असर होता है। बेशुमार सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर भी ये सवाल पूछा गया कि इतने बड़े एयरपोर्ट पर यह कैसे हो गया कि लैंड करने वाले हवाई जहाज़ के रास्ते में रनवे पर दूसरा जहाज़ मौजूद था। दुनिया भर के बड़े बड़े टीवी चैनल्स इस साल के होने वाले इस पहले हवाई जहाज़ के हादसे को कवर कर रहे हैं। तकरीबन हर चैनल इस एयरबस 350 जहाज़ की केबिन क्रू यानी एयर होस्टेसेस के काम की तारीफ़ कर रहे हैं, जिसकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से 367 लोगों की जानें बचाई जा सकीं। चूँकि मेरा ताल्लुक़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल से है, इसलिए मैं अपनी आज की इस वीडियो में आपके लिए इस चीज़ का एनालिसिस करूँगा कि -8 हवाई जहाज़ रनवे पर लैंड करने वाले हवाई जहाज़ के रास्ते में कैसे आ गया। क्या पायलट की गलती थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की? लैंड करने वाले हवाई जहाज़ के पायलट की क्या गलती थी? वीडियो में आप -8 हवाई जहाज़ को रनवे की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। ये रात का वक्त है और रनवे और एयरपोर्ट पर बहुत सारी रोशनियों के बायस इस छोटे जहाज़ को ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है।
कंट्रोल टावर में मौजूद कंट्रोलर और डैश 8 हवाई जहाज़ के पायलट्स की गुफ्तगू के ट्रांसक्रिप्ट्स सामने आ चुके हैं कि क्या गुफ्तगू हुई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस जहाज़ को रवानगी के रनवे की होल्डिंग पॉइंट तक जाने की इजाज़त दी थी, यानी रनवे दाखिल होने से थोड़ा पहले एक मखसूस जगह पर, जिसे हम होल्डिंग पॉइंट कहते हैं, वहीं रुक जाने का कहा था, जिसे पायलट ने ठीक तरीके से सुना, समझा और वायरलेस पर अपने जवाब में कंफर्म भी किया। इस वक्त हवाई जहाज़ कंट्रोल टावर में मौजूद ग्राउंड कंट्रोलर की फ्रीक्वेंसी पर था। ग्राउंड कंट्रोलर इस हवाई जहाज़ को रनवे पर एंटर होने की इजाज़त नहीं दे सकता। रनवे पर दाखिल होने की इजाज़त दूसरा कंट्रोलर, जिसे हम टावर कंट्रोलर कहते हैं, वो दे सकता है। ये कंट्रोलर भी कंट्रोल टावर में बैठा होता है। रनवे पर दाखिल होकर टेक ऑफ करने की इजाज़त ये टावर कंट्रोलर रेडार कंट्रोलर से पूछ कर देता है, जिसे हम अप्रोच कंट्रोलर कहते हैं। अप्रोच कंट्रोलर अपने दूसरे लैंड करने वाले हवाई जहाज़ों की पोजीशन को देखते हुए ये इजाज़त देता है। ग्राउंड कंट्रोलर और टावर कंट्रोलर दोनों मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज पर हवाई जहाज़ों के साथ वायरलेस पर बातचीत करते हैं। इस रोज़ भी दोनों हवाई जहाज़ दो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज पर थे। शायद अगर डिपार्चर डैश 8 हवाई जहाज़ कंट्रोल टावर की फ्रिक्वेंसी पर होता तो लैंड करने वाले पायलट को ये पता चल जाता कि एक हवाई जहाज़ होल्डिंग पॉइंट तक आ रहा है। डिपार्चर हवाई जहाज़ के पायलट से गलती हुई और अभी तक मिलने वाली इतलात के मुताबिक वो गलती से जहाज़ को रनवे पर ले गया। यहाँ नॉर्मल हालत में इस पायलट को रनवे पे एंटर होने से पहले लैंडिंग वाली सिमत में देखना होता है कि कोई दूसरा हवाई जहाज़ लैंड करने के लिए तो नहीं आ रहा। अगर वो उस सिमत में देखता तो आने वाली एयरबस 350 उसको नज़र लाजमी आ जाती। दूसरी तरफ एयरबस 350 हवाई जहाज़ जो लैंडिंग के लिए आ रहा था, इस पर मौजूद पायलट की ये ड्यूटी थी कि वो रनवे को देखता रहे कि कोई दूसरा हवाई जहाज़ या कोई गाड़ी तो रनवे पर गलती से नहीं आ गई। इस पायलट से भी यही गलती हुई, उसने रनवे पर मौजूद हवाई जहाज़ को नहीं देखा। अब ज़रा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात कर लेते हैं। टावर कंट्रोलर जिसके पास रनवे का कंट्रोल था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो डिपार्चर डैश 8 हवाई जहाज़ को देखता रहता कि वो क्लियर की गई हद तक गया है या कहीं उससे आगे तो नहीं निकल गया। बहुत सारी रोशनियों में बहुत दूर रनवे के एंड पर इस कंट्रोलर को हवाई जहाज़ रात के वक्त कैसे नज़र आता है, मैं आपको अपने तजर्बे की बिना पर बताता हूँ कि जब टावर में रात के वक्त रनवे पर जाने वाले किसी गाड़ी या हवाई जहाज़ की पोजीशन देखना चाहें तो उसकी एक टेक्निक ये थी कि अगर रनवे की रोशनियों को देखें तो रनवे पर मौजूद मूव करने वाली गाड़ी या हवाई जहाज़ की वजह से कुछ लाइट्स उनके पीछे आ जाने की वजह से छुप जाती हैं, नज़र नहीं आती। इस तरह पता चल जाता है कि गाड़ी या हवाई जहाज़ कहीं से गुजर रहा है या खड़ा हुआ है। मैंने कराची और लाहौर कंट्रोल टावर में बहुत ड्यूटीज़ की हैं। रात के वक्त की जाने वाली ड्यूटी में मैं इस वक्त बहुत एहतियात करता था जब कोई एक हवाई जहाज़ रनवे पर लैंड करने के लिए लैंडिंग के लिए आ रहा है और दूसरा इस रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए होल्डिंग पॉइंट पर जा रहा है। मैं एहतियातन एक काम किया करता था कि अगरचे मैंने जाने वाले हवाई जहाज़ को सिर्फ होल्डिंग पॉइंट पर जाने के लिए परमिशन दी है, जो कि काफ़ी होनी चाहिए कि वो रनवे पर दाखिल नहीं होगा, लेकिन एहतियातन मैं इस क्रिटिकल वक्त पर एक फालतू कॉल कर दिया करता था जो कि चंद सेकंड की होती है, जो एक रिमाइंडर कॉल होती थी। होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे, होल्ड एट होल्डिंग पॉइंट, ट्रैफिक एयरबस 4 माइल्स टू टच डाउन। मेरे कुछ कुलीग्स मेरे इस बात से इख्तलाफ करते थे कि ये काम आप फालतू करते हैं, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए ये 2 या 3 सेकंड्स की एक्स्ट्रा कॉल ज़रूर देता था। बहुत से नाजुक सिचुएशंस में इस तरह की रिमाइंडर कॉल ने कई हादसात को बचाया होगा। मेरे कुलीग कंट्रोलर्स भी ये जानते होंगे। मैं हमेशा ये सोचा करता था कि खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हादसा हो गया तो मैं अपने ज़मीर को कैसे मुतमईन करूँगा कि अगर मैं छोटी सी एक कॉल देने की जहमत कर लेता तो शायद ये हादसा बच जाता। सिर्फ ये कहकर तो नहीं बचा जा सकता कि मैंने तो होल्डिंग पॉइंट का ही कहा था और ज़िम्मेदारी पायलट की थी। ठीक है, लेकिन फिर भी इस रोज़ जापान में टावर कंट्रोलर ने शायद ये काम नहीं किया कि वो डिपार्चर डैश 8 को लाजमी देखता रहता। अगर उसने इस हवाई जहाज़ को होल्डिंग पॉइंट से आगे जाते हुए देखा होता तो ये हादसा ना होता। इस हादसे की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। इन हवाई जहाज़ों के ब्लैक बॉक्सेस और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी सुने जाएंगे।
دیکھیے کیا پتہ چلتا ہے اور مستقبل میں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے کیا ریکمنڈیشنز یا سفارشات اور تجاویز سامنے آتی ہیں۔ رپورٹ آنے پر آپ کے ساتھ اپنا انالیسس ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ میرے ساتھ ایک دفعہ لاہور ایئرپورٹ پر ایک نائٹ ڈیوٹی کے دوران ایسا ہوتے ہوتے بچا۔ یہ واقعہ 1990 کا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ پر موجود ایک ادارے کی ٹریننگ ہوائی جہازوں کی نائٹ فلائنگ ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے ایک ہوائی جہاز کو رن وے کے مڈ پوائنٹ تک حج ایپرن یعنی حاجیوں کے جہاز کھڑے ہونے کی جگہ کو رن وے سے ملانے والے ٹیکسی وے راستے تک کلیئر کر دیا، ہولڈنگ پوائنٹ تک کلیئر کر دیا، اور ساتھ ہی اسے بتایا کہ رن وے 36 سے کراچی جانے والی PIA کی پرواز ایئر بس 300 ٹیک آف کر رہی ہے اور رن وے پر انٹر نہیں ہونا۔ جس وقت ایئر بس نے رن وے 36 سے ٹیک آف شروع کیا تو معمول کے مطابق میں نے اس کے سامنے پورے رن وے کو سکین کرنے کے لیے ایک نظر دوڑائی۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس چھوٹے ہوائی جہاز نے موو کیا ہے۔ میں نے اسے فوراً کال کی کہ پوچھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں برابر والے ٹیکسی وے پر جانے کے لیے رن وے کے اوپر سے چکر کاٹ کر پوزیشن بدل لی ہے۔ جس وقت وہ رن وے سے نکل رہا تھا اس کے پیچھے سے ایئر بس 300 گولی کی طرح گزر گئی اور ٹیک آف کر گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ سکتے کے عالم میں خاموش رہا۔ میں نے اس کی فلائنگ روک دی اور اسے واپس جانے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ اپنے سینئر فلائنگ انچارج کے ساتھ کنٹرول ٹاور میں رپورٹ کریں۔ میں اس واقعے کو ریکارڈ پر لا کر آئندہ کے لیے ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، حادثات اور حادثاتی موت سے محفوظ رکھے۔ آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔